नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है नारी शक्ति वंदन उत्सव, महिला सशक्तिकरण का महोत्सव। दरअसल देश में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक बनकर उभरा है। ये कानून न केवल राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पहल है, बल्कि सामाजिक बदलाव की मजबूत नींव भी रखता है। यह अधिनियम संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है। इसका उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे नीतियां अधिक समावेशी और संतुलित बन सके। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे राजनीति में महिलाओं की प्रतिनिधित्व क्षमता बढ़ेगी, ग्रामीण से शहरी स्तर तक महिलाओं की नेतृत्व भूमिका मजबूत होगी, सामाजिक मुद्दों पर संवेदनशील और प्रभावी निर्णय संभव होंगे। अब इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में 10 से 25 अप्रैल तक प्रदेशव्यापी नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी जनता तक पहुंचाना है और महिला नेतृत्व का उत्सव मनाना है। दरअसल प्रदेश के सभी संभाग में मुख्यालयों में और छिंदवाड़ा, खरगोन एवं मंदसौर जिला मुख्यालयों पर भी भव्य नारी शक्ति वंदन सम्मेलन आयोजित होंगे। इन कार्यक्रमों में महिला सांसदों, विधायकों, महापौर और पंचायत प्रतिनिधियों सहित सफल महिला उद्यमियों को सम्मानित कर उनके अनुभवों को साझा किया जाएगा। अब इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में नारी शक्ति पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें समाज की प्रबुद्ध महिलाएं इसमें सहभागिता करेंगी। अब युवाओं को इस अभियान से जोड़ने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा विशेष नारी शक्ति वंदन दीवार तैयार की जाएगी। दीवार पर युवा पीढ़ी पेंटिंग और संदेशों के माध्यम से नारी शक्ति के प्रति अपने विचार व्यक्त करेगी। पखवाड़े का एक महत्वपूर्ण पड़ाव ये भी है, 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को ये होने वाला है। इस दिन प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। त्रिस्तरीय पंचायतों, नगर निकायों और शैक्षणिक संस्थाओं में गोष्ठियां व सेमिनार आयोजित होंगे। महिला स्व सहायता समूहों, लखपति दीदी और लाडली बहना को इस अभियान का मुख्य चेहरा बनाया जाएगा। औद्योगिक, व्यापारिक और सहकारी संगठनों में भी व्याख्यान आयोजित कर महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। अब उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में व्याख्यान और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। नारी शक्ति को सम्मान, अधिकार और नेतृत्व देने की दिशा में मध्य प्रदेश का ये पखवाड़ा सिर्फ आयोजन नहीं है, बल्कि एक सामाजिक अभियान है जो घर घर तक बदलाव का संदेश लेकर जाएगा। अब आपको बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण विधेयक का नया नाम है, जिसे वर्ष 2023 में पारित किया गया। इसका उद्देश्य है देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना। यह अधिनियम संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में अहम भूमिका निभाता है। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान, उनके अधिकार और उन्हें अवसरों की पहचान देने की भी यहाँ पर बात हो रही है। देश को एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाया जा रहा है जहाँ महिलाएं हर फैसले में बराबरी से शामिल होंगी और नारी शक्ति वास्तव में राष्ट्र निर्माण की धुरी बनेगी। और यह अधिनियम केवल आरक्षण का प्रावधान नहीं, बल्कि महिलाओं को मुख्य धारा की राजनीति में सशक्त बनाने का एक ठोस प्रयास है, जो आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र की दिशा तय कर सकता है। चलिए, इस पर कुछ प्रतिक्रिया है, फिर उसके बाद इस पर खास चर्चा करेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस देश के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन होगा और मुझे लगता है इसका प्रभाव आने वाले दिनों में देश की सामाजिक, आर्थिक सभी निर्णयों पर देखने को मिलेगा और देश की आधी आबादी का विश्वास, निर्णयों में भागीदारी जब जनता के सामने आएगी तो मुझे लगता है देश की जो तरक्की करने की गति है वो और अधिक बढ़ेगी। ये अधिनियम हम सब के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से महिलाओं से संबंधित महिला सशक्तिकरण के दिशा में जो महत्वपूर्ण निर्णय हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, ये बिल्कुल मैं बताऊं कि ये शायद पहले और नहीं बाद में कभी हो सकता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य महिलाओं को आगे बढ़ाने का है और आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कई दशक से ये घूम रहा था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति की वजह से इतना बड़ा निर्णय हो पाया है और निश्चित तौर पे
हमें लगता है कि 16 तारीख को और बड़ा दिन महिलाओं के लिए आ सकता है, क्योंकि महिलाओं के नेतृत्व में विकास माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में जिस तरह महिलाएं भी अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है, तो निश्चित तौर पे उस दिन शायद और बड़ा तोहफा मिलने वाला है। कोई भी ऐसा कालखंड नहीं रहा जिसमें महिलाओं की भूमिका, चाहे युद्ध रहा हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिलाओं की भूमिका न रही हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन भी करती हूँ, आभार भी व्यक्त करती हूँ कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को एक संवैधानिक दर्जा 16 तारीख को मिलने जा रहा है। इसमें किसी को राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। कोई भी कानून देश के चुनाव को देख करके नहीं होता, ये बहुत बरसों से मांग चल रही थी। अब उसको संवैधानिक दर्जा पार्लियामेंट से मिलने जा रहा है। पार्लियामेंट में, विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, ये सब लोग चाहते हैं। तो देखिए, नारी शक्ति वंदन उत्सव है, महिला सशक्तिकरण का महोत्सव है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ये इसका उद्देश्य ये है कि देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं को भी अब शामिल करना है और संसद और विधानसभा में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में अहम भूमिका ये जो निभाता है। ये अधिनियम ये सिर्फ अब कानून एक नहीं है, ये जो उनका हक है, महिलाओं के सम्मान की बात है, अधिकार और अवसरों की ये नई पहचान है। इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतु भारद्वाज सामाजिक उद्यमी हमारे साथ जुड़ गई है, बहुत स्वागत है ऋतु जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीप्ति चौरसिया वरिष्ठ पत्रकार कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, बहुत स्वागत है उनका भी। डॉक्टर रंजना मिश्रा एडवाइजर है सेफ टूरिज्म फॉर विमेन MPTP मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड से, इनका भी बहुत स्वागत है, कुछ देर में जुड़ जाएंगे हमारे साथ। ऋतु जी, देखिए जिस प्रकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम की यहाँ पर बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, अब महिलाओं को भी जो ज़रूरी यहाँ पर चीज़ें होती है, निर्णय जो होते हैं, डिसीजंस होते हैं, अब उनमें भी शामिल यहाँ पर किया जा रहा है। अब चाहे वो पार्लियामेंट की बात हो, चाहे अब किसी भी जगह की बात हो, अब समान जो है अवसर यहाँ पर देने की सरकार बात कर रही है। कैसे देखते हैं आप इस पहल को? बिल्कुल, देखिए पहल अपने आप में बहुत सराहनीय है। एक महिला जब सशक्त होती है ना, तो सिर्फ महिला नहीं होती, ये कहीं ना कहीं उनका परिवार, पूरा प्रदेश, पूरा देश जो है वो एम्पावर होता है। तो इस तरह के स्टेप्स जो हैं सोशल, जब हम देखेंगे सोशली एम्पावर हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें एक कॉन्फिडेंस आता है, एक आत्मविश्वास आता है कि वो जो करना चाहती है वो कर सकती है और साथ ही में वो अपना देश और समाज भी बदल पाएंगी। तो मुझे लगता है कि बहुत सराहनीय पहल है और ऐसा सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के हर प्रदेश में होना चाहिए। बिल्कुल। लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर काम यहाँ पर कर रही है, लेकिन मैं भी हमेशा ये बात कहती हूँ और ये बात हमेशा यहाँ आकर टिक जाती है कि छोटे जो कस्बे हैं, ज़िले हैं और जो गांव है, वहाँ की जो महिलाएं हैं वो इतनी जागरूक नहीं होती है, क्योंकि हर चीज़ से वे वंचित रह जाती है, क्योंकि उन चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो वहाँ तक सरकार कैसे पहुँच बनाए, वहाँ की महिलाओं की क्या स्थिति है, उनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए? जी, देखिए इसी तरह के जो प्रोग्राम्स या पॉलिसीज जो बनती हैं, जब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं आपस में जुड़ती हैं, क्या होता है, नॉलेज एक से दूसरे तक जाती है। तो ये उन तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है। जब महिलाएं आपस में बात करती हैं, आप किसी एक महिला को आगे बढ़ता देखते हैं तो दूसरी महिला में आत्मविश्वास आता है ना। महिलाएं अपने अपने घरों में अपने अपने कैपेसिटी में बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन जब उन्हें प्रदेश की सरकार का या दूसरे और संगठनों का सहयोग मिल जाता है, उनका सपोर्ट मिलता है, तो वो बहुत बड़े बड़े बदलाव लाती हैं। शुरुआत यही है कि वो आर्थिक रूप से जब थोड़ा सा भी मजबूत होती हैं, तो वहीं से पहली जागरूकता उनके लिए शुरू होती है। उन्हें एक विश्वास आने लगता है कि नहीं, मैं अगर इसमें थोड़ा और आगे बढ़ूंगी, मुझे ऐसे ही और साथ मिलेगा और मैं ऐसे ही काम करूंगी, तो शायद मैं अपने बच्चों का, अपने परिवार का भविष्य और अच्छा बना पाऊँ। कहते हैं ना, जब एक महिला आगे बढ़ती है या उसे कुछ भी जानकारी मिलती है, तो वो अपने साथ पता नहीं कितनों को लेकर आगे बढ़ती है। वो अकेले उसका बेनिफिट नहीं होता। तो यही खूबसूरती है इन प्रोग्राम से, इन पॉलिसीज की, बिल्कुल। कि जब और आप खास महिलाओं के बात साथ ये भी है जुड़ेंगी। कि महिला यदि अगर विकास के बारे में सोचती है, उसके अकेले का विकास नहीं होता है, वो साथ में अपने जितने भी साथ के बिल्कुल। लोग हैं, परिवार है, पूरा सभी को साथ में लेकर चलती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीप्ति चौरसिया जुड़ गई है, बहुत स्वागत है दीप्ति जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात हो रही है। अब पार्लियामेंट हो, चाहे डिसीजन मेकिंग हो, हर जगह हो, सब समान अवसर मिलेंगे, समान भागीदारी है,
सशक्तिकरण की यहाँ पर बात हो रही है, जितने भी यहाँ पर अधिनियम बनाए जा रहे हैं, क्या ग्राउंड लेवल पर आप उन्हें कैसे देखती है? क्योंकि देखिए योजनाएं सारी बहुत अच्छी बनाई जाती है, लेकिन जब हम ग्राउंड चेक पर रियलिटी चेक करते हैं ग्राउंड जीरो पर जाकर, तो वहाँ पर जो योजना जितनी अच्छी है उसका असर उतना ही उसका विपरीत देखने के लिए मिलता है। नहीं, ऐसा अक्सर होता हो ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक महिला सशक्तिकरण विधेयक की बात हो रही है या महिला सशक्तिकरण की बात है, तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि एक समय तक सशक्त करने की बात होती थी, लेकिन सशक्तिकरण दिखाई नहीं देता था। जैसे कि हम पंचायती राज की बात करें, पंचायती राज में जो है महिलाओं को आरक्षण मिला, महिलाएं सरपंच बनी, पंच बनी, लेकिन फिर भी वो हालात और वो सिस्टम कुछ ऐसा था कि उन महिलाओं ने कभी काम नहीं किया, काम परिवार के पुरुष ने ही किया, चाहे वो पंचपति रहा, चाहे वो सरपंच पति रहे। लेकिन ये थोड़ा आगे सोचा जा रहा है। आप देखिए पिछले कुछ दिनों में राजनीति तेजी से बदली है, राजनीति के साथ साथ समाज भी तेजी से बदला है। ये जो महिला शक्ति वंदन अधिनियम आज ये आ रहा है, लेकिन इससे पहले जितनी भी महिलाओं को सेंटर्ड करके फोकस करके योजनाएं बनाई गई थी, चाहे कोई से भी राज्य हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, और बिहार में तो महिला वोटर्स ही निर्णायक वोटर होती हैं। तो इस स्थिति में जो अब हम कह सकते हैं कि ये जो महिला शक्ति वंदन अधिनियम आएगा, ये महिलाओं को ज्यादा सशक्त करेगा, क्योंकि कोई भी महिला अगर विधायक बनेगी, सांसद बनेगी या मंत्री बनेगी, तो निश्चित ही उस लेवल पर या उस जगह पे वो खुद ही होगी। परिवार का पीछे से कोई ऐसा, जो हम पहले कहते थे ना कि महिलाओं का नाम होता है और काम पुरुष करते हैं परिवार के, तो वो चीज भी काफी दूर होगी। दूसरा, जब वो एक कह सकते हैं कि जब वो कानून बनाने की स्थिति में आएगी, तो कम से कम महिलाओं का प्रतिनिधित्व और बेहतर होगा, क्योंकि उसने अपने जमीनी स्तर से लेकर वहां तक पहुंचने में जो संघर्ष किए हैं, वो वही उसको जानती है, समझती है। तो जब कानून बनाने की बात आएगी, तो महिलाओं को भी उसकी धुरी में रखा जाएगा, क्योंकि अब महिलाओं के वोट तो निर्णायक हो ही रहे हैं। और वैसे भी अब कहते हैं ना कि आधी आबादी अब सच में आधी हो चुकी है। यही वजह है कि अब धीरे धीरे उनका सभी जगह पर भागीदारी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, और यही एक जगह बिल्कुल थी। दीप्ति जी, वो भी जी। कहते हैं ना कि एक महिला दूसरी महिला को बेहतर समझ सकती है, तो जब निर्णय लेने में महिलाएं जो है, अब पार्लियामेंट में भी अगर बैठने की बात है, तब वहां पर अगर महिलाएं आएंगी तो बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगी और सारी चीजें जो है प्रॉपर तरीके से लागू होंगी। हमारे साथ डॉक्टर रंजना मिश्रा जुड़ गई है। रंजना जी, देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम की यहाँ पर बात की जा रही है, सशक्तिकरण की बात हो रही है, अब समान अवसर है, समान अधिकार है, भागीदारी है, सारी चीजें हैं। ग्राउंड लेवल पर अगर हम रियलिटी चेक की बात करें तो कैसे देखती है आप योजना से ग्राउंड लेवल पर, क्या ज्यादा अंतर दिखाई देता है? धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में मुझे आज सहभागिता का अवसर दिया। सबसे पहले मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा, नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा लेट कनेक्ट हो पाए। देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार एक बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जिसमें मैं आपको आपके सभी के संज्ञान में एक बात लाना चाहूंगी कि जैसे मैं मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड में सलाहकार के पद पर महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना को लीड करती हूँ। इस परियोजना के माध्यम से हम महिलाओं को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से इस तरह उनको सशक्त कर रहे हैं ताकि वो अपना एक अलग मुकाम हासिल कर सके और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से और मानसिक शारीरिक रूप से सुदृढ़ हो सके, ताकि अगर वो लाइफ में किसी भी प्रकार के चैलेंजेस फेस करती हैं या किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उनके समक्ष आती है, तो वो उससे बाहर निकलने का एटलीस्ट उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो और उनको ये कहीं ना कहीं हम मेंटली और फिजिकली इस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल उनका अपग्रेड करके रखते हैं कि वो किसी भी विषम परिस्थिति में अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगी और उससे निकाल लेंगी। मैं उदाहरण देना चाहूंगी, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की इस परियोजना के माध्यम से हमने महिलाओं का 34 जिलों के 50 डेस्टिनेशन पे उन सभी क्षेत्रों में पर्यटन के क्षेत्र जहां पे जो पहले पुरुष प्रधान कहे जाते थे, चाहे वो होटल सेक्टर हो, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, ट्रांसपोर्ट, फूड एंड बेवरेजेस, हम लोकल शॉपकीपर्स, वेंडर्स, ये सारे क्षेत्र जो पहले पुरुष प्रधान कहे जाते थे, उन सभी क्षेत्रों में हमने महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है और महिलाओं को हमने ट्रेंड किया है, उनका हमने ओरिएंटेशन किया है बेसिक एंड ग्रास रूट लेवल से। उनको हम घर से बाहर स्टेप आउट करने के लिए हमने उनको मोटिवेट किया है और उसमें हमने उनके 2 आयामों पर विशेष जो है वो ध्यान दिया है। पहला है सेल्फ डिफेंस, जिसमें हम किसी न किसी आत्मरक्षा प्रशिक्षण के स्किल से उनको जोड़ते हैं, चाहे वो जूडो, कराटे हो, मार्शल आर्ट हो, ताकि अगर वो किसी घर से बाहर स्टेप आउट करती है और कहीं उनको किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति होती है, सबसे पहले वो फिजिकली इस तरह से एम्पावर्ड हो, इस तरह से वो फिजिकली अपने आप में किसी स्किल में ट्रेंड हो कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आके आ सके। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम एक 45 किलो की लड़की भी 80 किलो के आदमी को पटकनी दे सकती है अगर हम उसको जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट में एक स्पेसिफिक वे में ट्रेनिंग करते हैं।
तो इस तरह हमने इस परियोजना के माध्यम से अभी तक 40,000 महिलाओं और बच्चियों को स्कूल और कॉलेजेस में बेनिफिशियरी के रूप में आइडेंटिफाई करके उनको ट्रेंड किया है। जो महिलाएं हमारे ग्राउंड लेवल पे सिक्योरिटी के रूप में, सिक्योरिटी गार्ड, वॉलेंटियर्स, क्राउड मैनेजमेंट के दौरान या बहुत सारी और गतिविधियों के दौरान अपनी सेवाएं दे रही है। सेकेंड, हमने कम से कम 10,000 महिलाओं का जो हमने लक्ष्य रखा था 2021 से लेके 2025 तक, उसमें हमने लगभग 9,894 महिलाओं को किसी न किसी कौशल में, जो स्पेशली पर्यटन से रिलेटेड है, टूरिज्म से रिलेटेड है, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है, ई कैब ड्राइवर के रूप में, टूर एंड गाइड के रूप में, स्ट्रीट वेंडर के रूप में और अन्य कई सारे ऐसे सोविनियर वगैरह के आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया है। हमारी एक परियोजना एक और चल रही है साथ में, होम स्टे, जिसमें हमने ग्रामीण महिलाओं को जोड़ा है। तो जो महिलाएं पहले जिनके हाथ में कैश इन हैंड कुछ भी नहीं होता था, वह महिलाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुई है। होम स्टे के माध्यम से वो कहीं ना कहीं आय के नए स्रोतों से जुड़ी है और इस तरह कई नवाचार गतिविधियों के माध्यम से हमने एक रोल मॉडल्स क्रिएट किए हैं जो दूसरी महिलाओं को एक मोटिवेट करते हैं और इस तरह एक चैनल डेवलप हुआ है और मध्य प्रदेश एक हमारा विमेन फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में निकल के आया है। तो ये महिला सशक्तिकरण का जो बातें हैं, पॉलिसीज है, इनको हमने ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया है और आप किसी भी क्षेत्र जगह जाएंगे, चाहे आप पचमढ़ी जाए वहां का होटल अमलताज देखें, चंदेरी जाए तो वहां पर प्राणपुर हैंडलूम कैफे देखें, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर जाए तो वहां सिक्योरिटी के रूप में आपको हर जगह एक फीमेल जो है वो एस्कॉर्ट के रूप में मिलेगी, जो आपको या तो आप गाइड के रूप में, होटल में ऑड आवर्स में आपकी एंट्री के रूप में, मे आई हेल्प यू एज ए वॉलंटियर, आपको वहां रहेगी। तो ये बिल्कुल कुछ छोटे छोटे पहल है जो हमने किए हैं जिसमें हमने काफी कुछ महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल सुनिश्चित रंजना करके जी, जिस उनको प्रकार सशक्त से आपने किया। बताया कि और जो जी गांव की भी जो महिलाएं हैं उनको जो मुख्य धारा से जोड़ने का यहाँ पर काम किया है और इतनी सारी महिलाओं को आपने सेल्फ डिफेंस यहाँ पर सिखाया है, इतनी सारी काम वो कर रही है, मुख्य धारा से जुड़ी है। सो हैप्पी टू हियर दैट। बट सेल्फ यस डिफेंस के साथ ही साथ नॉलेज, मुझे ऐसा लगता है महिलाओं को उस चीज़ को लेकर भी, शिक्षा को लेकर भी जागरूक करना चाहिए और उनके क्या अधिकार है, क्या नहीं है, उनके क्या राइट्स है, उन चीज़ों को लेकर भी अगर महिलाओं को जागरूक किया जाएगा तो वो और ज्यादा तेजी से, मुझे ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ेंगी। अ, बिल्कुल। हमने अगर आप इसमें देखेंगे तो हमने महिलाओं को जितने उनके राइट्स हैं, चाहे वो पोस्ट रिलेटेड हो, वर्क प्लेस में किसी तरह के उनके राइट्स के बारे में हो, या उनका इक्वली उनको किस तरह से हम अपने राइट्स के बारे में ड्यूटीज के साथ साथ अवेयर कर सकते हैं, तो इन सब चीजों में भी हम टाइम टू टाइम ओरिएंटेशन, डेवलपमेंट वर्कशॉप्स करते रहते हैं। हमारा पूरा फ्रंट जो है वो महिला बाल विकास विभाग और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर है, जिसमें हम कन्वर्जेंस मॉडल में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, आरटीओ डिपार्टमेंट, इन सब के साथ मिलके इस परियोजना को जो है साकार कर रहे हैं। और हमारी जो सरकार है वो महिलाओं को सशक्त करने के लिए किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारी ग्रामीण पढ़ी लिखी महिला के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, जो कि शायद उनके पास इतनी बड़ी डिग्री नहीं है लेकिन उनके पास कौशल है, उनके पास स्किल है, तो हमने किसी ना किसी आर्ट या स्किल में जो उनका जिसमें उनकी दक्षता हासिल हो, उसमें उनकी ट्रेनिंग करके उसकी अपग्रेडिंग, अपस्केलिंग की है, ताकि वो कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ सके। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारी ओरछा, चंदेरी वगैरह की बच्चियां जो है, या फिर हम बात करें पचमढ़ी, अमलतास की लड़कियां ताज ग्रुप तक में काम कर रही हैं, जो बेंगलुरु तक जा चुकी हैं, वहां ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में अपनी सर्विसेज दे रही हैं। तो बिल्कुल ये हमारे यहाँ कहीं ना कहीं कुछ हमारे रोल मॉडल्स के रूप में हमारे निकल के आए हैं, जिससे हम महिलाओं को कहीं ना कहीं ये एटलीस्ट समान अवसर प्रदान कर रहे हैं ताकि वो अपनी क्षमता भी दिखा सके। बिल्कुल। जी ऋतु जी, देखिए मुख्य धारा से सारी महिलाओं को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। हमेशा मुख्य फोकस जो रहा है मेरा भी, कि नॉलेज जो है, नॉलेज होना चाहिए। अगर व्यक्ति के पास नॉलेज होता है और वो जागरूक होता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो शायद वो जो डिसीजन है वो सही तरीके से ले सकता है। और नो डाउट इसमें कि महिलाएं जो है वो डिसीजन मेकर्स होती है, उन्हें इस चीज़ को बताने की मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत है नहीं कि वो अब यहाँ पर निर्णय ले सकती है, उनकी भागीदारी, अब उन्हें हम समान अवसर दे रहे हैं। किस प्रकार से हम देखते हैं कि घर भी जो है प्रॉपर पुरुष कमा कर लाता है, लेकिन जो पूरा घर चलाती है, जो मैनेज करती है, वो एक महिला ही होती है। तो महिला, मुझे ऐसा लगता है, ऑलरेडी एक डिसीजन मेकर होती है, बस ये अपॉर्चुनिटी देने की बात होती है। अगर अपॉर्चुनिटी देंगे तो आज हम हर फील्ड में देख रहे हैं महिलाएं जो है वो एकदम टॉप लेवल पर ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा आपने कहा ना, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जानकारी कैसे आती है? देखिए, मैंने अगर पढ़ाई थी जी लेकिन मैं पढ़ने के बाद सिर्फ अपने घर तक या अपनी एक दुनिया तक सीमित रही,
नॉलेज हमेशा शेयर करने से बढ़ती है, और वहीं से हमें उसको कैसे इस्तेमाल करना है अपनी दिनचर्या। मान लीजिए मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग फील नहीं करती। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में खासकर फाइनेंस से जुड़े जितने भी निर्णय हैं वो मैं उतना अच्छे से नहीं ले पाऊंगी। एक धारणा भी बनी होती है, खासकर गांव में तो और ज्यादा है, शहरों में फिर भी देख रहे हैं महिलाएं अपने आर्थिक निर्णय फिर भी लेने लगी हैं, सेविंग से जुड़े मामले। वरना इससे पहले यही माना जाता था कि घर का पुरुष जो है वही इसको संभालेगा। बहुत समय तक बच्चियां जो काम भी कर रही हैं, लड़कियां, आप देखेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न उन्हें फाइल करना नहीं आता। पहले शादी से पहले पिताजी कर रहे होते थे, या शादी के बाद आप वो सारी जिम्मेदारी अपने हस्बैंड को दे देते थे। लेकिन जब लड़कियां बाहर निकल रही हैं, जब इस तरह के महोत्सव होंगे, जब वो आपस में मिलेंगी, जब हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार लखपति दीदी इनिशिएटिव की बात की, कितनी ऐसी लखपति दीदी हैं जिन्होंने अपने ही नहीं अपने गांव का पूरा हुलिया बदल दिया अपने काम से। तो ये जब बातें, जब इस तरह की कहानियां बाहर आएंगी, जब वो और लखपति दीदी से ऐसी लड़कियां मिलेंगी जो कुछ काम करना चाहती हैं, जैसे मैंने बताया कि पर्यटन में वो है, हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट तो पूरी तरह से महिलाओं पे डिपेंडेंट है। किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी एरिया में आप चले जाइए, अगर वहां पे महिलाएं नहीं होंगी तो टूरिज्म वहां का कभी ग्रो नहीं कर सकता, है ना। बिल्कुल। हॉस्पिटैलिटी से लेके वहाँ की खूबसूरती, टूरिज्म में आप देखेंगे कि वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे यहाँ की महिलाएं बना रही हैं जो, और वो जो खूबसूरती है वो वही ला सकती हैं, और टूरिज्म का बहुत बड़ा पार्ट है। तो जब वो आपस में मिलेंगी, जब वो आपस में शेयर करेंगी, जब वो एक दूसरे की कहानी सुनेंगी, जब वो एक दूसरे को अपनी सफलताओं के बारे में बताएंगी, है ना, अब जब वो अपने एक दूसरे को अपनी मुश्किलों के बारे में बताएंगे, इस तरह के महोत्सव जो है ना, ये शेयरिंग, ये नॉलेज को बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि सिर्फ ये जो कहते हैं ना क्लासरूम टू फील्ड, ये वो है। हमने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन अब उसको अपने जीवन बिल्कुल में बिल्कुल। कैसे उतारे, कैसे खुद ये को मेरा प्रश्न मजबूत होने ही बनाए। वाला था। दीप्ति जी, आपसे ये प्रश्न करूंगी कि जिस प्रकार से रितु जी ने भी बात कही कि नॉलेज मुझे है, लेकिन अब बाहर निकलने की बात होती है, तो बाहर कैसे महिलाएं निकले? इतना जागरूक उन्हें होना पड़ेगा, इतना उन्हें अपने अंदर की ताकत को पहचानना पड़ेगा कि उनके पास है नॉलेज, वो बाहर निकलेंगे तो वाकई में वो इतिहास रच कर ही आएंगी। तो महिलाओं को आप क्या संदेश एक देना चाहेंगे आपकी तरफ से? बाहर निकलेंगी वाली बात, देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें काफी हद तक डॉक्टर रंजना जी ने भी बताया कि किस तरह से महिलाएं अब बाहर आ चुकी हैं, गांव में भी आ चुकी हैं और शहरों में तो आ ही चुकी हैं। तो ये तो अब काफी पीछे की बात हो गई, क्योंकि अब सबसे बड़ी चीज ये है कि आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है, और गांव में आर्थिक के साथ साथ काफी हद तक सामाजिक सशक्तिकरण भी हो चुका है। तो आर्थिक और सामाजिक दोनों सशक्तिकरण तो मुझे लगता है कि हम पूरे 100 नहीं माने तो कम से कम हम 60-70 लेवल पर वहां पहुंच चुके हैं। क्योंकि अब पिछले कुछ चुनाव को जो मैंने देखा है, या जो सरकारों का सोच बदली है, या फिर जो सिस्टम है उसकी सोच बदली महिलाओं को लेकर, कि उनके वोट भी निर्णायक रहे, तो उनके लेके पॉलिसीज भी बनी गई। और अब जो दौर आ चुका है, पहले तो ये होता था कि परिवार का पुरुष तय करता था कि वोट कहाँ जाएगा, लेकिन अब परिवार की महिला तय करेगी कि पूरा परिवार का वोट कहाँ जाएगा। तो बिल्कुल स्थितियां अब इतनी बदल चुकी हैं। पर जो चैलेंजेस हैं अभी भी, वो ये हैं कि अब चूंकि महिलाओं का आरक्षण हुआ, परिसीमन के बाद सीटें भी काफी बढ़ेंगी, 33% का आरक्षण है, लेकिन अब ये देखना होगा कि जो महिलाएं निकल कर आएंगी वो वही नहीं हो जो राजनीतिक परिवार से हो। इस चीज का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो जो हम बात कर रहे थे इस वक्त, सरपंच गांव में महिलाएं बनती थी लेकिन पति ही सब कुछ देखा करते थे। तो जो सबसे बड़ी चैलेंजेस होंगे दोनों ही पार्टियों के लिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जो महिलाएं डिजर्व करती हैं, ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि कोई भी राजनीतिक परिवार से महिलाएं नहीं आएंगी, आएंगी, अभी भी हैं और आगे भी आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रतिनिधित्व है उनको भी मिले, जिन्होंने संघर्ष वोटिंग किया में भी है हम देखते हैं उनको महिला भी वोट मिले। जो है वो जी। गेम चेंजर भी यहाँ पर साबित होता है। फिलहाल समय की सीमा है। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, नारी सशक्तिकरण की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब समान अवसर की बात हो रही है, अधिकार की बात हो रही है, नई पहचान की यहाँ पर बात हो रही है। अब पार्लियामेंट हो चाहे कहीं भी हो, डिसीजन मेकिंग को लेकर महिलाएं जो है वो आगे आती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।